गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम जो है वो क्या है, एक बार इसको देखें पहले आप लोग। अपने को ये कंफर्म था कि टू मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 प्रोड्यूस्ड in cytoplasm via glycolysis यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अपने पास टू मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 मॉलिक्यूल थे जिनका प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस से हुआ था। इन NaDH2 मॉलिक्यूल से ATP are generated in oxidative phosphorylation। यानी इन्हीं NaDH2 मॉलिक्यूल से जो ATP जनरेट होगी वो कौन से सिस्टम से होगी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से। मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाके ही ये NaDH2 मॉलिक्यूल अपने को क्या देंगे? एनर्जी देंगे, ATP फॉर्मेशन करेंगे। बट मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट परमिएबल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है फॉर NaDH2, ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाके ATP प्रोडक्शन करेंगे, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो क्या नहीं होती भी? परमिएबल नहीं होती, नॉट परमिएबल है। किसके लिए? NaDH2 के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को ये हाइड्रोजन आयन, सो वी रिक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन शटल फॉर ट्रांसपोर्टेशन of hydrogen atom और हाइड्रोजन एटम्स ऑफ किसके? NaDH2 के, NaDH2। So we required some electron shuttle for transportation of hydrogen atom of NaH2 produced in साइटोप्लाज्म। यानी जो साइटोप्लाज्म की NaDH2 मॉलिक्यूल है, इनको अंदर ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन के शटल चाहिए, कुछ ऐसे कैरियर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल चाहिए जो क्या करते हैं? इन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अपने को कंप्लीट NaDH2 मॉलिक्यूल ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हाइड्रोजन अंदर जाएगा, ये रिडक्शन करेगा, उससे अपने ATP प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि इनको ले जाने के लिए कुछ शटल चाहिए, और उन्हीं शटल्स जो है, उन शटल में से एक शटल जो आता है वो आपका आता है मेलेट एस्पार्टेट शटल। कौन सा है बेटा? मेलेट एस्पार्टेट शटल की बात कर लेते हैं। ये मेलेट एस्पार्टेट शटल जो है वो कैसे काम करता है, और ये जो है, ये शटल जो है किस टाइप से कितनी ATP प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इरेज करके फिर आपको आगे वाले पेज पे बता रहा हूं। देखें, मेलेट एस्पार्टेट शटल जो है वो किस टाइप से वर्क करेगा। एक तो ये कह रहा है कि ये जो शटल है इट प्रोड्यूस 3 ATP from one molecule
ऑफ NADH2। यानी ये शटल जो है वो साइटोप्लाज्म के वन मॉलिक्यूल जो NADH2 है उससे कितनी ATP प्रोड्यूस करेगा, 3 ATP का प्रोडक्शन करवा देगा। अब अपने को पता है कि वैसे भी NADH2 से कितनी प्रोड्यूस होती है, 3 प्रोड्यूस होती है। मतलब ये जो सिस्टम है वो फुली एफिशिएंट सिस्टम है, और वी कैन से कि मोर एफिशिएंट है भाई, एफिशिएंट सिस्टम है। तीसरा पॉइंट आप ये भी डिस्कशन कर सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर होगा क्या, वो देखते हैं एक बार। मान लें कि ये अपने पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। क्या है भाई? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, और ये मैं ड्रॉ कर देता हूं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये है साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म से जो NADH2 मॉलिक्यूल है, उन NADH2 मॉलिक्यूल को कहाँ लेके जाना है, मैट्रिक्स में लेके जाना है। मैट्रिक्स में अपने आप ही वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व होकर ATP प्रोडक्शन कर देगा। तो ये कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटेट बोल सकते हैं आप लोग। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सबसे पहले कन्वर्ट होता है मेलेट के अंदर। किसमें? मेलेट के अंदर, या मेलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। कौन भाई? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अपने को पता है कि जब मेलिक ऑक्जेलो में कन्वर्ट हो रहा था, ग्लाइकोलाइज उसको क्रेब्स साइकिल को याद करें आप लोग, तो ऐसी सिचुएशन में NADH2 प्रोड्यूस हो रहा था। जब आप कह रहे हो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को इसमें कन्वर्ट करोगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर NADH2 मॉलिक्यूल है, NADH2 मॉलिक्यूल जो है, इस NADH2 मॉलिक्यूल से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? NAD प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने किसको दे दिए? मेलेट को दे दिए। ये कह रहा है कि मेलेट जो है वो परमिएबल होता है भाई, सॉरी मेम्ब्रेन जो होती है वो मेलेट के लिए परमिएबल होती है, और ये मेलेट आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। और अपने को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में मेलेट जो है या मेलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर भाई? ये पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो ये किस चीज का प्रोडक्शन कर देगा? ये कर देगा NAD से किसकी फॉर्मेशन कर देगा? NADH2 की। यानी आपने जो बाहर से गेन किया था वही अंदर रिलीज हो गया। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इम्परमिएबल है, तो ये पहले किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड के अंदर, एस्पार्टेट में। किस में कन्वर्ट होगा भी? एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा। मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एस्पार्टिक एसिड जो है इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू वापस आउटसाइड में ट्रांसफर हो जाएगा, एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट जो है वो साइटोप्लाज्म में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपना जो सिस्टम है वो मेलेट एस्पार्टेट पाथवे या मेलेट एस्पार्टेट शटल में वर्क करेगा। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इस पाथवे में आप लोगों ने आउटसाइड से NADH2 मॉलिक्यूल को यूज किया है, तो इनसाइड भी NADH2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो आप इस सिस्टम से वर्क करते हैं, देन बाय दिस shuttle we obtain 6 ATP molecule from 2 NADH2 molecule of glycolysis।
यानी ग्लाइकोलाइसिस के जो 2 मॉलिक्यूल थे NADH2 के, उन 2 मॉलिक्यूल से आप लोगों ने टोटल 6 ATP प्रोड्यूस कर लिए। कौन से शटल सिस्टम से? तो आपका आंसर आएगा कि मेलेट एस्पार्टेट शटल से। दूसरा आप ये कह सकते हो कि ये जो शटल सिस्टम है वो मिलता कहाँ है? प्रेजेंट दिस सिस्टम प्रेजेंट इन, कौन कौन से पार्ट में मिलेगा अपने को? तो ये अपने को एक तो किडनी के अंदर, इसके अलावा लीवर सेल्स के अंदर, इसके अलावा आप बात करें कि ये अपने को मिलता है हार्ट सेल्स के अंदर। तो यहां पे अपने को ये मेलेट एस्पार्टिक शटल जो है वो मिलता है, और इस मेलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू अपने को जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, उनसे अपने को 6 ATP बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर सेकंड जो शटल सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, सेकंड जो सिस्टम है वो अपना है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल या फिर एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शटल, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शटल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है वो कैसे काम करेगा? एक तो ये क्या कह रहा है कि इट प्रोड्यूस 2 ATP फ्रॉम 1 molecule of NADH2 of ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लाइकोलाइसिस का जो 1 मॉलिक्यूल NADH2 है उससे कितनी प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो आप डायरेक्ट यूं कह सकते हैं कि 4 ATP आर प्रोड्यूस फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल, मैं यहां लिख देता हूं 4 ATP फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो कुल मिला के आप यहाँ बोलेंगे कि वैसे तो कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए थी? 6 प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, बट अपने पास कितनी हो रही है? 4। इसका मतलब ये सिस्टम जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि लेस एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है, लेस एफिशिएंट है किसके कंपैरिजन में? मेलेट एस्पार्टेट शटल के कंपैरिजन में। और बाय दिस शटल सिस्टम वी obtain 36 ATP from 1 molecule of glucose, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको ओवरऑल कितनी ATP प्रोड्यूस होगी? 36। और वहां कितनी प्रोड्यूस हो सकती थी? 38 प्रोड्यूस हो रही थी। ये कह रहा है कि ये सिस्टम मिलता कहां पे है? इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है ये अपने को एक तो ब्रेन के अंदर, कहां मिलेगा अभी? ये ब्रेन के अंदर मिलेगा। दूसरा स्केलेटल मसल्स के अंदर, ब्रेन स्केलेटल मसल्स के अंदर। और इसके अलावा बात करें आप लोग तो मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो है उन सेल्स के अंदर आपको कौन सा शटल सिस्टम मिलेगा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल मिलने वाला है। ये शटल किस टाइप से वर्क करता है इसको भी देखें। ये मान लें वही आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपके है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये है साइटोप्लाज्म। अब ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मैं इधर लिख रहा हूं इसको, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर? ग्लिसरॉल फॉस्फेट के अंदर, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में।
अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये यूज़ करेगा किसको भी, ये यूज़ करेगा आपके NADH2 को, और क्या प्रोड्यूस करेगा, NAD प्रोड्यूस करेगा। ये कह रहा है कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट चला जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। किसमें चला जाएगा ये चला जाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर, या यूँ मान लें कि ये मैट्रिक्स में चला जाएगा। मैट्रिक्स में जाने के बाद में, मैं मैट्रिक्स में डाल देता हूँ इसको, मैट्रिक्स में चला जाएगा, और मैट्रिक्स में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अंदर जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में ये इनसाइड में, बाहर से तो देखो NADH2 लिया था, अब ये अपने हाइड्रोजन जो है वो किसको दे देता है, FAD को दे देता है, और FADH2 की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करेगा, FADH2 की। और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वापिस किस में आ जाएगा, ये आपके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल था, उससे मैट्रिक्स के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब इस मॉलिक्यूल में तो आपको 3 ATP के इक्वल एनर्जी थी वैसे, बट यहाँ कितने ATP इक्वल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 2 ATP के इक्वल एनर्जी ही प्रोड्यूस हो रही है। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में से आपने NADH2 को यूज़ किया और मैट्रिक्स में किसका प्रोडक्शन हुआ, आपके FADH2 का प्रोडक्शन हुआ। इस वजह से अपने को 2 ATP का लॉस जो है वो एक टाइप से हो जाता है, क्योंकि यदि NADH2 ही अंदर प्रोड्यूस होता तो आपको कितने ATP मिलते, 6 मिलते, और 2 मॉलिक्यूल से, और अब कितने मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल NADH2 से आपको कितने मिल रहे हैं, 4 ATP, यानी 2 FADH2 मिल रहे हैं, 4 ATP के इक्वल ही बेनिफिट होता है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों को 2 ATP का जो है लॉस जो है वो हो रहा है। तो ये आपका है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ये कहाँ मिलेगा इसको याद रखना है। और वो वाला सिस्टम जो था वो कहाँ मिल रहा था आप लोगों को, किडनी सेल के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर, अपने को इवन हार्ट सेल के अंदर भी वो मिल रहा था। जबकि ये सिस्टम ब्रेन सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर और मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपने को ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है वो मिल रहा है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आज का टॉपिक आगे चलता है। हाँ बेटा, देखिए अपने बात करेंगे एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज का जो 1 मॉलिक्यूल है उससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या एनर्जी मिल रही है। तो सबसे पहले मैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से बात करते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था EMP के अंदर या फिर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, या फिर आप लोगों ने लिखा था EMP पाथवे जो था, उस EMP पाथवे में या ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में अपने को क्या एनर्जी बेनिफिट हो रहा था। तो आपको ये पता था कि इस EMP के अंदर या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप कह रहे थे कि ATP प्रोड्यूस्ड एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो ATP प्रोडक्शन हो रहा था ग्लाइकोलाइसिस में, वो आप लोगों ने लिखा कि सर 4 ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में। इसके अलावा आप लोगों ने लिखा था सेकेंड पॉइंट, ATP बाई ETS फ्रॉम NADH2, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 जो थे, उन 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से ETS के अंदर कितनी ATP प्रोड्यूस हो रही थी। तो आपने यदि मेलेट एस्पार्टेट पाथवे की बात करें तो 6 ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कितनी भी, मैं यहाँ इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि यदि आप बात करते हैं सिस्टम की उसकी, इसमें तो देखो 4 ही है,
और इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर 4 ATP भी प्रोड्यूस हो सकती है। यदि आपका कौन सा सिस्टम काम करे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल वर्क करता है तो 4, अदरवाइज मेलेट एस्पार्टेट से कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 6 ATP जो है वो अपने को मिल रही है। इसके अलावा थर्ड स्टेप ये भी बोल सकते हैं आप लोग, ATP कंजप्शन इन ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 ATP जो है उनका कंजप्शन हो रहा था, 2 ATP का। तो आप लोगों ने कहा कि बेनिफिट जो है, नेट गेन जो है, डायरेक्ट गेन जो है, नेट और टोटल गेन ऑफ ATP। तो आप लोगों ने लिखा था कि सर 4, 6, 10 थे, आउट ऑफ 10 ATP 2 ATP आर यूज, तो कुल मिला के आपको 8 ATP के इक्वल एनर्जी जो है, 8 ATP, या फिर इस सिस्टम से चलें आप लोग, इधर वाले सिस्टम से, तो आप बोलेंगे सर 8 - 2 यानी 6 ATP जो है उसका बेनिफिट आपको हो रहा था किसी भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और डायरेक्ट गेन की बात कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, तो आपका आंसर आएगा 2 ATP। क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्ट ATP की बात कर रहे हैं, आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर, यानी 4 प्रोड्यूस हुई और आउट ऑफ 4 2 जो है वो कंजप्शन हो गया। इसका मतलब कितना बेनिफिट हुआ अपने को, 2 ATP का बेनिफिट हुआ, जिसको बोलते हैं नेट गेन ऑफ या डायरेक्ट गेन ऑफ ATP। दूसरा लेते हैं अपने, सेकंड जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने कि लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन से कितनी ATP मिल रही थी। तो फ्रॉम लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन, देखो गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन की बात करें तो आप बोलेंगे कि गेटवे रिएक्शन जो है उसके अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था किसके अंदर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A में, और उस टाइम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी अपने पास हो रहा था। तो उस प्रोसेस में अपने को 1 NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा था। अब 1 NADH2 मॉलिक्यूल मिल रहा था, इट मीन्स कि पायरुविक एसिड 1 मॉलिक्यूल से 1 NADH2, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल जो है वो अपने को मिलेंगे, और उन 2 NADH2 मॉलिक्यूल से 6 ATP एनर्जी जो है वो अपने को मिलने वाली है। किससे? गेटवे रिएक्शन या फिर लिंक रिएक्शन से अपने को 6 ATP क्यों मिलेगी कि 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 1 NADH2, तो अपने को पता था ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो रहे थे, तो 2 से 2 NADH2 यानी इक्वल टू 6 ATP एनर्जी अपने को मिल जाएगी। थर्ड बात कर लेते हैं अपने, फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, कि जो क्रेब्स साइकिल है उस क्रेब्स साइकिल से अपने को कितनी ATP जो है उनका बेनिफिट होने वाला है, कितनी ATP प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता है कि इस क्रेब्स साइकिल के अंदर ATP का प्रोडक्शन 2 मेथड से हो रहा था। ATP प्रोड्यूस्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी इसके अंदर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था। तो आपने बोला कि सर 2 GTP या फिर 2 ATP बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से तो कितना हो रहा था, कितनी हो रही थी, 1 प्रोड्यूस हो रही थी, बट ये क्रेब्स साइकिल जो है वो 2 टाइम होगा, क्योंकि पायरुविक एसिड जो है उससे जो एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल बने वो भी 2 थे, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ 2 के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। तो 2 ATP और 2 GTP के इक्वल जो एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट जो आप इस क्रेब्स साइकिल में डिस्कशन कर सकते हैं, ATP बाय ETS फ्रॉम NADH2,
इस NADH2 मॉलिक्यूल से बात करते हैं कि इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर अपने को क्रेब्स साइकिल के अंदर अपने को कितने मॉलिक्यूल जो ATP है वो मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के 6 मॉलिक्यूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2, यानी आपको 18 ATP जो है उसके इक्वल एनर्जी मिलेगी। आप बोलोगे सर 6 कैसे आए, हमें ये बताएं। अपने को पता है कि 1 क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 आर प्रोड्यूस्ड। ये 3 मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे? एक तो आप लोगों को पता था आइसोसिट्रिक एसिड से जब आप प्रोड्यूस कर रहे थे, नेक्स्ट जो सबस्ट्रेट है उस टाइम प्रोड्यूस हो रहा था। दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, आपके क्या बोलते हैं, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब आप लोग सक्सिनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे। थर्ड आप लोगों को याद हो तो आपने मेलिक एसिड से जब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया था तब प्रोड्यूस हुआ। तो 1 साइकिल में 3 और 2 साइकिल के अंदर 6 NADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इसके अलावा आप थर्ड कंडीशन ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ATP बाई ETS फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल FADH2, क्योंकि 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 से बात कर लेते हैं। 2 से कितने प्रोड्यूस होंगे भी? 2 से आपके प्रोड्यूस होंगे 4 ATP। कितनी प्रोड्यूस होगी? 4 ATP। तो ओवरऑल या टोटल ATP फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, तो ये आपको मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी भी? ये मिल जाएगी आपको 24 ATP। कितनी मिल गई? 24। अब देखो 24 तो आपको क्रेब्स साइकिल से, लिंक रिएक्शन से 6 और ग्लाइकोलाइसिस से या तो 8 मिलेगी या 6 मिलेगी। 8 तो कब मिलेगी? जब मेलेट एस्पार्टेट शटल वर्क करेगा। और 6 कब मिलेगी? जब आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल जो है वो वर्क करेगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी, टोटल ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितनी हो जाएगी भी? देखो मैं रेड से ऐड कर रहा हूं। 8 + 6 प्लस में 24, यानी ये हो जाएगी 8 प्लस में 6 प्लस में 24, यानी 38 ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP जो है उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल कितने देगा? 38 देगा। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा 36 आप कैसे कर सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस से यदि 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 36 हो जाएगी, अदरवाइज कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। अब कुछ इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने कुछ अलग से डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों से अलग एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखें। स्क्रीनशॉट ले भी इसका एक बार। क्लियर आ रहा होगा आई थिंक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरह से, फिर उसको नोट करें। देखो एग्जाम में अपने से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ सकता है आप लोगों से, ATP प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बात करें तो आपका आंसर आएगा कि सर 38 ATP, या फिर दोनों ही लिख सकते हैं यहाँ पे 36 ATP। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है आप लोगों से कि ATP फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से बात करेंगे तो आप लोगों को मिलेगी 15 ATP। कैसे मिलेगी ये आप कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। कुछ आइडिया दे देता हूं कि इस 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से 3 ATP इक्वल एनर्जी तो मिलेगी गेटवे से और 12 ATP मिलेगी आपको क्रेब्स साइकिल से। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ATP फ्रॉम
क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल से आप लोगों को 12 एटीपी जो है वो अपने को मिलती है। या तो वो 12 एटीपी का दे देगा या फिर वो डायरेक्टली लिखेगा कि एटीपी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इन क्रेब्स साइकिल, तब आपका आंसर 15 आएगा। तो पायरुविक एसिड पूछेगा तो 15 आएगा, और सीधा क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 12 आएगा। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता है एटीपी फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो भी कितना आंसर आएगा आप लोगों का 12 एटीपी आंसर आने वाला है। तो ये तो कुछ बेसिक सा डिटेल इस ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज के वन मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वो अलग से भी आप लोगों से कुछ पूछ सकता है, कुछ एग्जाम में दे सकता है। जैसे वो कह सकता है कि वन मॉलिक्यूल जो सुक्रोज है उससे कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इससे याद रखनी है 80 एटीपी प्रोड्यूस होती है। कितनी भी 80 एटीपी प्रोड्यूस होगी। वो आप लोगों से पूछ सकता है कि फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इससे आपको प्रोड्यूस होगी 40। देखो ये क्यों होगी, उसका रीजन है, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद में एटीपी कंजप्शन नहीं हो रहा था। अब कंजप्शन नहीं होगा तो आप इस मॉलिक्यूल के बाद कंजप्शन नहीं करोगे, तो प्रोड्यूस तो इसके बाद 40 हो रही है, बट वहां वो यूज हो रही थी, इस वजह से आप 38 लिख रहे थे, इसलिए इससे कितनी हो जाएगी आपके 40 एटीपी के इक्वल बेनिफिट हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों से देखो ये जनरली पूछा जा सकता है कि भाई कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलते हैं।